तो कल हमने क्लास में पढ़ा था करंट के बारे में, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी पढ़ा था हमने कल, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था और पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फॉर्मूला कल पढ़ा था। ठीक है, ऐसे ही हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 वोल्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि 1 वोल्ट क्या होता है। सर्किट डायग्राम के हमने बारे में पढ़ लिया था कि सर्किट डायग्राम क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी और हमें पता चला था यहाँ पर कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल आ जाएगा या तो करंट के फॉर्मूले पे 1 मार्क पे, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आ जाएगा, 1 एम्पियर की डेफिनेशन आ जाएगी, 1 वोल्ट की डेफिनेशन आ सकती है, या आपके पास आ सकता है कि आप इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करो। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन हैं ये बने हुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिलेशन के बीच में। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V। ये समझना सभी बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो V होता है, जिसको आप वोल्टेज भी बोलते हो घर में, और इलेक्ट्रिक करंट होता है I। इलेक्ट्रिक करंट I, इनके बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब कुछ बच्चों को इसका मतलब पता होगा, इस साइन का मतलब कुछ को नहीं पता है, तो मैं अभी आप बताता हूँ आपको। डायरेक्टली मतलब एक दूसरे के डायरेक्ट है, एक दूसरे के आमने सामने है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक वैल्यू इनमें से बढ़ेगी तो दूसरे वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा, अगर एक वैल्यू कम होती है तो दूसरे वैल्यू पर इफेक्ट होता है। अब ये डायरेक्टली है, इसका मतलब क्या है, अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, अगर आपको पता चल रहा है कि करंट बढ़ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैटरी आपने बड़ी लगा दी है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक एक एग्जांपल समझो। ये आपके पास एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर एक बल्ब है, मान लो ये 2 वोल्ट की बैटरी है। अब आपको पता है ये बल्ब जल रहा है, यहाँ पर ये लाइट कर रहा है, जलने का इसका सिंबल है। तो हमने क्या किया, 2 वोल्ट की बजाय 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो हमें करंट ज्यादा मिलेगा और ये ग्लो ज्यादा करेगा। ये बल्ब जो ग्लो करने वाला है, ज्यादा करने वाला है। वो कैसे, जैसे जैसे हमने बैटरी बढ़ाई करंट भी बढ़ा। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, जितना जितनी आप जिस रेशियो से बैटरी को बढ़ाओगे, वोल्टेज को बढ़ाओगे, उतना ही करंट बढ़ेगा। अगर वो उल्टा भी बोल सकते हो, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम की है तो यहाँ पर करंट की वैल्यू कम होने वाली है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक दूसरे के। कंडीशन क्या है, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर रहना चाहिए कांस्टेंट। टेम्परेचर आपका रहना चाहिए कांस्टेंट। तो समझते हैं इसको फिर से। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू बढ़ने वाली है, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम करोगे तो करंट की वैल्यू कम होने वाली है। ये एग्जांपल से मैंने बताया। घर में भी जब वोल्टेज कम आते हैं घर में, तो लाइट जो ग्लो करती है वो बहुत कम होती है, पंखे कम चलते हैं, गर्मी में होता है ऐसा। और जब तेज आती है लाइट, क्या होता है, फिर पंखे आपके तेज चलते हैं, करंट ज्यादा मिलता है। यही मेन बात है। कंडीशन अब यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब आपने देखा होगा कि किसी भी फॉर्मूले में डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं लिखा होता, तो हम वहां पर क्या लगाते हैं, इक्वल टू। तो V इक्वल टू आई। जब हम इक्वल टू लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट का मतलब हमेशा याद रखना, कांस्टेंट का मतलब वो वैल्यू होती है जो जो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है कैपिटल आर, कैपिटल आर, और ये कैपिटल आर होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन जो होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशन, और इसको हम बोलते हैं, एक ये लो होता है, इसका नाम है ओम्स लो, OHM', ओम्स लो, इसको हम बोलते हैं ओम्स लो। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच के रिलेशन को हम बोलते हैं ओम्स लो, V इक्वल्स टू आई आर। अब आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, करंट की यूनिट पता है आपको एम्पियर। ठीक है, मैं बार बार इसलिए रिवाइज करवाता हूँ सब चीजें ताकि आपकी याद रहे। ये मुझे पता है, मुझे मतलब
पता है कि मैंने आपको ये पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं बार बार इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आपके सभी कंसेप्ट यहीं पर ही क्लियर हो जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। या जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप सिर्फ उतना ही पढ़ते जाओ। तो अब आपको पता चला कि ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। और यहाँ पर ये करंट है जिसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। यहाँ पर हमें समझ में आ गया, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। अब इसको ओम्स लॉ को लिखेंगे कैसे, इसकी डेफिनेशन आएगी वहां पर। तो हम इसको लिखते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, या पे इसको ऐसे लिख लो, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको एक मेटालिक वायर बोल देते हैं, अक्रॉस द गिवन एंड्स ऑफ मेटालिक वायर, मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो वो क्या होता है, इज, यहाँ पर मैं इसको एक कलर से देता हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, किसके, जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, आप यहाँ पर लिख लो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक किसी फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर टी पर, एक किसी भी फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर टी पर। अभी मैंने आपको नहीं बताया, अब तक नहीं बताया कि कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों होना चाहिए। ये क्या है, ओम्स लॉ है आपका। अगर आएगा डिफाइन करने के लिए आप इसको ऐसे लिखोगे, और फॉर्मूला है, रिलेशन है, बी इक्वल्स टू आई आर। ये जो बच्चे चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो बच्चे चाहते हैं इसको लिखना तो वो लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बी अक्रॉस द एंड्स ऑफ मेटालिक वायर के दो एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है। और उसमें कांस्टेंट आ जाता है आपके पास एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आ गया। अभी इसको रेजिस्टेंस को समझते हैं, इस रेजिस्टेंस को समझते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रेजिस्ट का मतलब अगर आप देखोगे, रेजिस्ट का मतलब होता है अपोज करना, किसी भी चीज का अपोज करना, ठीक है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वो प्रॉपर्टी कंडक्टर की, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, ये चार्जेस को फ्लो होने से रोकती है। अब समझते हैं कैसे। आपने देखा है जब कोई भी आप बाइक वगैरह चलाते हो रोड पर, तो रोड पर ब्रेकर भी होते हैं, ब्रेकर भी होते हैं। आप यहाँ पर बाइक चला रहे हो, ये बाइक चला रहे हो आप, या आप चल रहे हो यहाँ पर, तो ये जिस स्पीड से आप चल रहे हो, जब ब्रेकर आएंगे या गड्ढे आएंगे, कुछ इस तरीके से गड्ढे होते हैं रोड पर, तो ये गड्ढे क्या करते हैं, आपके मोशन को, आपकी स्पीड को रोकते हैं। ऐसे ही वायर्स के अंदर क्या होता है, ये मैंने आपको 9th क्लास में भी समझाया हुआ है मोशन चैप्टर में, कि जो ब्रेकर होते हैं वो मोशन का अपोज करते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, जो वायर्स के अंदर चार्जेस हैं, मान लीजिए प्रोटॉन है, ये फ्लो करना है इस तरफ, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आपको पता है कि वायर ऐसे तो नहीं है, नहीं खाली रोड है और चल रहे हैं चार्जेस, वहां पर उनके बीच में क्या होता है, फोर्सेस होता है, अपोजिशन फोर्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब जो अच्छे से अच्छा कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। अच्छे से अच्छा कंडक्टर मतलब, अच्छा कंडक्टर वो होता है जिसमें से ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस तरह की डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, अच्छा कंडक्टर, गुड कंडक्टर होता है। और बैड कंडक्टर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ये गुड कंडक्टर में, गुड कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, जो अच्छा कंडक्टर होता है उसके लिए आर की वैल्यू बहुत कम होती है, आर होता है लो। और जो बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर जो बहुत ही बेकार कंडक्टर होता है, उसमें आर की वैल्यू होती है हाई, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उसका। और यहाँ पर जब करंट हमें चाहिए क्या, अच्छे कंडक्टर से करंट हाई चाहिए, तो हाई करंट होता है, और यहाँ पर करंट होता है लो बैड कंडक्टर में। अब आपको पता चला ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है। लेकिन रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी वो हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स लॉ पर, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया वी इक्वल्स टू आई आर होता है, तो ये आई नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है वो है ओम, ओ एच एम, ओम।
और इसका ये सिंबल होता है, ये इसका सिंबल है ओम को रिप्रेजेंट करने के लिए। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम। ये आपको पता चल गया, एक एक ग्रीक लेटर होता है, ग्रीक सिंबल, इससे आपको पता चला। मैंने आपको बताया है 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर को डिफाइन किया है, 1 वोल्ट को। अगर हम 1 ओम को डिफाइन नहीं करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। तो 1 ओम क्या होगा, 1 ओम वो रेजिस्टेंस है जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट जो फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस। तो अभी आपको ये पता चल गया कि आपको 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, सिंपल है। अब हम इसको डिफाइन करने के लिए आएगा तो हम इसको लिख देंगे, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, across the ends of conductor is 1 वोल्ट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और जो करंट फ्लो कर रहा है एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, और करंट जो है वो 1 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस जो होने वाला है देन द रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस जो होगा कंडक्टर का वो कितना होगा, 1 ओम। ये आपको लिखना है, ये सभी आपको चीजें समझनी है और उसके बाद आपको याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है आपके पास और करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस जो होने वाला है 1 ओम होने वाला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है और ये रिलेशन आपको वहां पर लिख देना है। तो ये हो गया 1 ओम के बारे में। अभी आपको पता चला यहाँ पर कि 1 ओम क्या है। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर, होता क्या है, इसको जो रेजिस्टेंस है वो आपको पता चला कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं रेजिस्टेंस पे करंट का रिलेशन क्या है और क्या है रिलेशन। यहाँ पर देखो आर जो है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस वोल्टेज और रिलेशन का करंट रेजिस्टेंस का रिलेशन डायरेक्ट है, लेकिन रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इसके इनवर्सली है प्रोपोर्शन। अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी, करंट की वैल्यू बढ़ अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, सिंपल से समझ लो, ये भी अगर आप छोड़ो, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, चार्ज को ये फ्लो होने से रोक रहा है। अगर चार्ज फ्लो होने से कम, चार्ज जो है अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो मतलब चार्ज इजीली फ्लो हो पाएंगे, अगर इजीली फ्लो हो पाएंगे तो करंट ज्यादा मिलेगा ना। एक बार और समझाता हूँ, रेजिस्टेंस कम होना है, रेजिस्टेंस कम कब होगा, जब चार्ज इजीली फ्लो कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो आपको पता है चार्ज आसानी से फ्लो हो जाएंगे, और आसानी से फ्लो हो रहे हैं तो करंट बढ़ जाएगा। अब फॉर्मूले से समझते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है तो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है ऐसे। अगर यहाँ पर आर ऊपर, आई करंट ऊपर लिखा होता, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता तो करंट बढ़ जाता है। यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, 1 अपॉन में है। अब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब चार्जेस को फ्लो होने से रोक रहा है ये, चार्जेस फ्लो ही नहीं होंगे तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे करंट बढ़ता है, अगर रेजिस्टेंस हाई है तो करंट लो होगा, अगर रेजिस्टेंस लो है तो करंट हाई होगा। यही मैंने आपको पिछली उसमें बताया था। अच्छे कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस कम होता है, बहुत कम होता है, और करंट बहुत ज्यादा होता है। और जो बैड कंडक्टर होता है उसके लिए रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता है और ये करंट होता है कम। ठीक है, अब हमें पता चल गया ये अच्छे कंडक्टर के लिए और बैड कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन। ठीक है, अब एक डिवाइस ऐसी होती है जो करंट को रेगुलेट करती है। ठीक है, करंट को रेगुलेट करती है, हमें करंट कितना चाहिए। ठीक है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं रियोस्टेट, रियोस्टेट। और इसको हम एक और नाम देते हैं वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर मतलब ये जो है अपनी रजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करता रहता है। इसका सिंबल ये होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, मैंने भी आपको बताया नहीं, रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। जैसे रोड में गड्ढे हैं, गड्ढे क्या करते हैं, किसी भी गाड़ी को चलने से अपोज करते हैं, ऐसे ही गड्ढे की तरीके से रेजिस्टेंस का सिंबल है। और आप देख सकते हो ये, आप इसको ये क्या करता है, अपोज करता है। लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस के ऊपर सिर्फ ये एरो एच आ जाता है, इसका मतलब है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है या रियोस्टेट है। ये सर्कल नहीं होगा, ये ऐसे, ये सिंबल है इसका। अब आपको पता चला रियोस्टेट क्या है, वो कंपोनेंट है जो करंट को कंट्रोल करता है। हम अगर मान लो आपको एक बैटरी है, ये सर्किट में आपको बना के दिखाता हूँ। एक बैटरी लगी हुई है, ये कुछ 6 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पर एक रियोस्टेट है, कुछ इस तरीके से रियोस्टेट लगा हुआ है।
और एक बल्ब है। रियोस्टेट क्या होता है, जो आपके घर में रेगुलेटर्स होते हैं ना, करंट को रेगुलेट करने के लिए, करंट को आप जो है पंखे के लिए लगे होते हैं, जब आप पंखे को कम ज्यादा करते हो, 1 नंबर पर करते हो तो कम चलता है, 2 नंबर पर करते हो तो ज्यादा चलता है, फिर 5 नंबर पर करते हो सबसे अच्छा ज्यादा चलता है। वो ही समझो यहाँ पर, ये रेगुलेटर है, इसमें नॉब होती है, नॉब आप इसको हिलाते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 1 नंबर पर चल रहा है तो करंट है बहुत कम चलेगा यहाँ पर, करंट कम चलेगा तो ये बल्ब बहुत लाइट ग्लो करेगा, मतलब कम लाइट चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 1 पे रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, करंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, इसलिए करंट बहुत कम जा रहा है। मैंने आपको बताया करंट रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट क्या होने वाला है, कम होने वाला है। फिर से रेजिस्टेंस आपने और उससे कम किया, 2 नंबर पर चलाया, रेजिस्टेंस कम कर दिया तो करंट थोड़ा सा बढ़ा। जैसे जैसे आप चलते जाओगे 5 नंबर पर रेजिस्टेंस जाए सबसे कम हो जाएगा तो करंट सबसे ज्यादा चलेगा। तो इसलिए रियोस्टेट का मतलब ये होता है कि वो डिवाइस जो कि करंट को रेगुलेट करती है, करंट को कम ज्यादा करती है। ऐसे ही जो आपके पंखों में लगी होती है, अगर आप रेगुलेटर को अपने एलईडी बल्ब में लगा दो, एलईडी बल्ब भी अब ऐसे आ रहे हैं आप फोन से कम ज्यादा लाइट कर सकते हो, तो उसका मतलब क्या है, वो सिर्फ वहां पर उनमें रियोस्टेट लगी होती है। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता और आपको ना ही एग्जाम से रिलेटेड समझ आता है इसमें, लेकिन आपको समझना है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि रियोस्टेट क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को रेगुलेट कर रही है, कम ज्यादा कर रही है, हम बिना बैटरी हिलाए। अब ऐसा तो नहीं है आप 220 वोल्ट आपके घर में लाइट आ रही है, आप उस 220 वोल्ट को कम ज्यादा करोगे, नहीं कर सकते ना, स्टेबलाइजर लगाओगे उसके लिए, एक पंखे के लिए कम ज्यादा उसको करने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो बहुत मुश्किल है। तो आप करते क्या हो, यहाँ पर बैटरी लगी होती है और उस बैटरी के साथ होता है रेगुलेटर, वो जो कि आपका करंट क्या करता है, रेगुलेट करता है, कम ज्यादा करता है। अब ये आपको पता चला ये रजिस्टर है, सॉरी रेजिस्टेंस रियोस्टेट है। अब रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर क्या है, रजिस्टर, ये रजिस्टर के बारे में समझता है। अभी तो मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस और रजिस्टर में डिफरेंस समझो। रेजिस्टेंस तो कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज करती है, फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करती है। लेकिन एक कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर जिसका अपना एक रेजिस्टेंस है, हैविंग हैविंग सम एप्रिशिएबल एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस, जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रजिस्टर। ये समझना, कुछ बच्चे 10th कर लेते हैं लेकिन उसको डिफरेंस समझ में नहीं आता। रेजिस्टेंस क्या है, कोई भी एक प्रो करंट है जो चार्ज चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है वहां पर उसके पता है कि एक अपोजिशन फोर्स लगेगा, तो वो तो रेजिस्टेंस है। लेकिन ये जो पूरा कंडक्टर है, इसका कितना अपोजिशन फोर्स है, कितनी उसकी वैल्यू है, वो रजिस्टर है, ठीक है। कोई भी एक कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रजिस्टर, और ये रजिस्टर ही होता है, रजिस्टर होता है जिसकी एक वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने समझ लिया रेजिस्टेंस और रजिस्टर। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पे। रेजिस्टेंस किस किस चीजें पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। कोई भी एक कंडक्टर है उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ये आपको समझना है। अगर उसका कुछ रेजिस्टेंस है तो वो डिवाइस क्या है, वो रजिस्टर बोलेंगे हम उसको। अब कंडक्टर नहीं बोलेंगे, उसका नाम सिर्फ कंडक्टर, उसका काम करंट फ्लो करवाना नहीं है, उसका काम है रजिस्टर, उसका काम है करंट को रोकना, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जैसे कंडक्टर होता है, कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, ऐसे ही रजिस्टर होता है, ये करंट को रोकता है। और रजिस्टर की सिंपल सी बात आपको पता है, वैल्यू उसकी होने वाली है। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ पे। आपको पता है कोई भी वायर होगी उसकी कुछ लेंथ होने वाली है यहाँ से यहाँ तक, तो उसकी लेंथ को हमने मान लिया स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी ज्यादा लेंथ होने वाली है उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी कम लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। एग्जाम्पल समझो रोड से, जितना लंबा रोड होगा उतना ही आपको पता है गड्ढे कम होंगे, इसमें गड्ढे कम होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। ऐसे ही आपको पता है जितना लंबा रोड होगा उसमें घट्टे ज्यादा होंगे, मोशन को अपोज करेगा, तो वहां पर ऐसे ही आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होने वाला है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, लेंथ की वैल्यू बढ़ेगी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, लेंथ की वैल्यू कम होती है रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है एरिया के। अगर एरिया की वैल्यू बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, और यहाँ पर एरिया की वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। ये एरिया कौन सा है, क्रॉस सेक्शन एरिया। एक वायर तो ये है जिसका एरिया कम है, पतली है, वायर ऐसी होती है सर्कुलर, ये सर्कुलर होती है,
तो वो एक वायर है जिसका एरिया ये है, इसका एरिया आप स्मॉल ए मान लो, इसका एरिया कैपिटल ए मान लो। आप देख सकते हो, सिंपल सी बात बताओ, 2 लेन जो रोड होता है उस पे से आप आराम से जा सकते हो या 4 लेन पे से? सिंपल सी बात, आप कहोगे सर 4 लेन पे से जा सकते हैं क्योंकि वहां पर वो खुला रोड है। ऐसे ही यहाँ पर उसे समझ लो, इसका एरिया क्या है, ज्यादा है। एरिया ज्यादा है तो जो चार्जेस हैं वो इजीली जा सकते हैं, उनके पास रास्ता बहुत ज्यादा है। यहाँ पर वो बीच बीच कर जा रहे हैं, इसीलिए वो स्पीड से नहीं जा सकते, फ्लो नहीं हो सकते, उन पर डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इसीलिए ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम इन चीजों को मिला देते हैं, इन दोनों कंडीशन को मिला देते हैं तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के। अभी ये हमें पता है कि लेंथ आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर एरिया बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस कम होता है। यहाँ तक क्लियर? अब हमने क्या क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आपको पता है नहीं होता, ये लेंथ और एरिया था। यहाँ पर एक अलग से कांस्टेंट आ जाएगा, उसको, ये रेजिस्टेंस जो कांस्टेंट आ जाएगा उसका सिंबल ये होता है, इसको बोलते हैं रो, RHO रो बोलते हैं। और इसी रो को हम इसकी प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसका नाम होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को समझो, ये सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, इसको आप समझना अभी। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। आपके पास, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, एक आयरन की वायर है, ये आयरन की वायर है, और एक सिल्वर की वायर, एक आयरन की फिर से वायर है, आयरन की फिर से वायर है। कुछ बच्चे कह रहे हैं चैट में, एक मिनट चैट चेक कर लेते हैं। सर जितना ज्यादा लेंथी हो जाए वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगा। नहीं नहीं देवांश, एक मिनट रुको, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको चीज बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये आयरन की एक लेंथ है, आयरन की वायर की लेंथ है L, और यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ डबल कर दी, लेंथ डबल कर दी, तो लेंथ बढ़ाई है ना, तो लेंथ बढ़ाई है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। वायर ये जो है वो आयरन की है, यहाँ भी वायर है वो आयरन की है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। लेंथ हमने बढ़ा दी है, तो लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जितनी ज्यादा आप लेंथ बढ़ाओगे उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर मैं लेंथ कम कर दूं, देखो 2L मेरे पास रेजिस्टेंस है, ये लेंथ है, और इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेंथ में कम करूंगा तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब यही वायर है, अगर यही वायर है और एक वायर है जिनकी लेंथ तो सेम है, लेकिन मैंने उसका एरिया बढ़ा दिया है, एरिया उसका बढ़ा दिया है, तो इसका रेजिस्टेंस अभी भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई अगर एरिया बढ़ाता हूँ तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और उतना ही कम रेजिस्टेंस, सॉरी। जितनी और एरिया की केस में, एरिया जितना ज्यादा होता है रेजिस्टेंस उतना कम होता है, एरिया जितना कम होता है रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता है, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर दोनों केस, जो वायर थी वो सेम थी, ये भी आयरन की, ये भी आयरन की, लेकिन अब मैंने क्या किया यहाँ पर, आप समझो, एक वायर ली आयरन की और एक वायर ली सिल्वर की, एक वायर ली सिल्वर की। इसकी लेंथ भी L है और इसकी लेंथ भी L है, मतलब लेंथ इक्वल है। इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी A है और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये भी A है। अब आप कहोगे सर लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा सर? आपको, तो आप आंसर दोगे सर इसका भी रेजिस्टेंस R होना चाहिए, इसका भी रेजिस्टेंस R होना चाहिए, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। मैं कहूंगा नहीं, ये गलत है। कैसे गलत है? ये आयरन से बना है, ये आयरन से बना है और ये सिल्वर से बना है। जिस चीज से ये बना है उस पे भी तो फर्क पड़ना चाहिए, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर आपने घर में लोहे की तार लगा दी है, कॉपर की तार लगा दी, कॉपर की तार लगती है, और कोई ज्यादा अमीर है तो उसने सिल्वर की तार लगा दी है, तो सिल्वर की चांदी की तार आप लगाओगे तो फर्क तो आएगा ना, फर्क आएगा। इसकी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी कम होती है, रो की वैल्यू इसकी कम होती है, कम होती है। सिल्वर की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है वो कॉपर से कम होती है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जो कि करेक्टरिस्टिक इसके करेक्टर के बारे में बताती है। मटेरियल तार जो है, वायर किस चीज से बनी है, वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। अगर वो आयरन से बनी है, सिल्वर से बनी है, तो आप देखोगे लेंथ सेम है, एरिया सेम है। यहाँ पर पहले हम क्या कर रहे थे, लेंथ अगर बढ़ा रहे थे, तो अगर ये आयरन है और ये आयरन है, उसकी लेंथ बढ़ा रहे थे तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था।
अगर एरिया बढ़ा रहे तो रेजिस्टेंस कम हो रहा था, हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अब हमने क्या किया, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, लेकिन ये जिस चीज से बनी है, जिस मटेरियल से बनी है, वो हमने अलग अलग कर दिया। तो इन सभी की अपनी एक वैल्यू भी होती है। अब देखो यहाँ पर आप सभी बच्चे पढ़ रहे हो, आप सभी बच्चे पढ़ रहे हो, सब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो, आप अगर सभी बच्चे 2-2 घंटे रोज पढ़ते हो तो सब बच्चों के नंबर बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों का आईक्यू ज्यादा होता है, कुछ बच्चों की कैप्चरिंग पावर ज्यादा होती है, उनको समझ में ज्यादा आता है, याद वो ज्यादा रख सकते हैं, तो वो उनके करेक्टर के बारे में है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये आयरन और सिल्वर के बारे में जो है वो करेक्टर के बारे में बात हो रही है। सिल्वर की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कम होती है, मतलब उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कम होती है, इसलिए सिल्वर अच्छा कंडक्टर भी होता है। ये भी हम पढ़ेंगे कौन सा अच्छा कंडक्टर है, कौन सा बैड कंडक्टर है। ठीक है, तो अभी हम रिवाइज करते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा है अभी तक। हमने आज पढ़ा है वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है करंट बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है करंट बढ़ता है, वोल्टेज कम होता है करंट कम होता है। और वोल्टेज जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, इसका नाम था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो होती है प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, जिसकी ऐसा यूनिट होती है ओम, और हम इसको इस ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट चीज हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और वहां पर एक कांस्टेंट आता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा कि 1 ओम की डेफिनेशन क्या होती है। हमने ये पढ़ा कि रियोस्टेट का मतलब क्या है, रियोस्टेट करंट को रेगुलेट करता है। अब आप ये बताओ, मैंने ये तो बता दिया रेजिस्टेंस जो है लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आर ए अपॉन एल आ जाएगा। मतलब यहाँ से आप कह सकते हो, आप यहाँ से कह सकते हो कि रेजिस्टिविटी रजिस्टिविटी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा तो रजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए, और अगर लेंथ को बढ़ाता हूँ तो रजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देखो मैं यहाँ पर रेड कलर से कट कर रहा हूँ, रेड कलर से कट कर रहा हूँ। ये रजिस्टिविटी किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती, अभी मैंने आपको बताया। लेंथ कितनी भी हो, कम है ज्यादा है कुछ भी है, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये आयरन की वायर है, आयरन की वायर है, या कॉपर ले लो, सीयू ले लो कॉपर, इसकी लेंथ एल है, एरिया इसका ए है। यहाँ पर दूसरी वायर ली मैंने, इसका एरिया ए वन मान लो और लेंथ मान लो एल वन, ये भी कॉपर की वायर। अब मैं आपसे क्या पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये लेंथ और एरिया इन दोनों का अलग है, कॉपर की वायर का, क्या इनका रेजिस्टेंस अलग होगा? बिल्कुल, क्योंकि रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे। तो इनका रेजिस्टेंस, इसका R1 और इसका R2 रेजिस्टेंस होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, क्या इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अलग होगी? अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी देखनी है तो हमारे पास हमें देखना है वो ये किस चीज से बना है। ये भी कॉपर से बना है, ये भी कॉपर से बना है, तो इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सेम होने वाली है। कल हम इसकी बात करेंगे डिटेल में कि क्वेश्चंस करेंगे जब सोल्व। लेकिन अभी आप समझ लो, अगर रेजिस्टेंस के लिए हमें चेक करना है, रेजिस्टेंस के लिए लेंथ और एरिया हम चेक करते हैं। लेंथ और एरिया अगर अलग अलग है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर मटेरियल, जिस मटेरियल से दोनों बने हुए हैं वो सेम है, तो उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सेम होने वाली है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, किस चीज से वो बना है, मटेरियल का नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करती है। अगर दोनों का नेचर अलग है तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अलग होने वाली है, अगर दोनों का नेचर सेम है तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सेम होने वाली है। ये आपको जानना है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि मैंने आपको जब ओम्स लॉ बताया तो मैंने कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो यहाँ पर चेंज होती रहेगी। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती रहेगी, यहाँ पर चेंज, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो जो करंट है हमें वो मिल नहीं पाएगा, जो करंट है और रेजिस्टेंस है वो मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम ओम्स लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होता है। अगर हम ग्राफ देखें, ग्राफ देखते हैं, ये आई का ग्राफ है, मतलब ये आई है, करंट है, और ये वोल्टेज है। एक्स एक्सिस पर करंट है और वाई एक्सिस पर वोल्टेज है। अगर आप करंट देखोगे, ये ग्राफ देखोगे तो इनका ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन बिल्कुल।
ये स्ट्रेट लाइन इसलिए आता है क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम होता है, करंट कम होता है। ये जो कंडीशन होती है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, ये कंडक्टर्स के लिए होती है। कंडक्टर के केस में, कंडक्टर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, कम होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के केस में भी आप पढ़ोगे नहीं, सेमीकंडक्टर के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। ये आपको नहीं पढ़ना है। अभी सिर्फ हम कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, आप जानो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, अभी हमें पता चल गया कि ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। ये ग्राफ है ओम्स लॉ के लिए। ये जब कभी भी स्ट्रेट लाइन आपके पास ग्राफ आता है ना, तो आपको पता होना चाहिए दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ रही है, ये भी बढ़ेगी, ये कम हो रही है तो ये कम होगी। ठीक है, ये आपको समझना, ये ओम्स लॉ है। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ओम्स लॉ के ऊपर, और हमें रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, अब बताइए, इतना समझ में आ गया सब बच्चों को? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं नहीं, एरिया और लेंथ का कोई रिलेशन नहीं है इसमें भी। हेलो, आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी? आप बोलिए, मैं सुन सुन सकता हूँ, मेरे ईयरफोन को लगा रखिए। जितने बच्चे हैं आप सभी बोलिए। इसमें तन्वी कहाँ गई? तन्वी अभी, तन्वी तो थी क्लास में। हाँ, पूछिए आप जो है कि आप अब एरिया, एरिया का मतलब क्या है यहाँ पर? क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये है, ये वायर है और इसका ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है इसका, ये एरिया है। ये एरिया, लेंथ और एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको खींच रहे हो, वो बढ़ा वैसे नहीं रहे हो आप लेंथ को। हमने माना कि इसका एरिया सेम है, हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी। ये एक वायर है, उससे कट कर लिया, एरिया के ऊपर चेंज नहीं है। एरिया और लेंथ में कोई रिलेशन नहीं है इस वक्त यहाँ पर। अगर लेंथ और एरिया यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है दिव्यांश, अब मैं ये करता हूँ, ये क्लास हो गई है, आप इसको देख लेना। कल वाली क्लास और आज वाली क्लास को मैं आपको सेंड कर दूंगा दोनों को। ठीक है, यूट्यूब पर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया ताकि आप आराम से देख सकें इसको बाद में भी। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं कल हम क्लास को। यस सर। ठीक है, रिवाइज करते रहना इसको, रिवाइज करते रहो, बार बार देखते रहो। थैंक्स सर। ओके, बाय, टेक केयर।